कि आपको भी मतलब जब उनका ये स्टेटमेंट आया उसके 90 मिनट बाद चाइना ने उसको इंडोर्स किया है कि बिल्कुल ठीक है, हम इनके साथ खड़े हैं, और उसके 40 मिनट बाद रशिया ने उसको इंडोर्स कर दिया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अब चीजें, शीतल भाई, मतलब जनरल नहीं है। ईरान स्पेसिफिक्स की बात कर रहा है, अमेरिका अभी भी वही जनरल की वहां महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और फलाना होता है और धमाका होता है, ये सारी बातें कर रहे हैं। यहां से आपको क्या लगता है कि युद्ध अब बिल्कुल निर्णायक मोड़ पे है? एक्शन अमेरिका को लेना है, अमेरिका को यह तय करना है कि अब वो इस युद्ध में आगे जा रहा है या इसको युद्ध को खत्म कर रहा है। शीतल जी, यहीं से शुरुआत करेंगे। अच्छा, धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को, मित्रों को, जो लोग हमारे को पैनलिस्ट हैं उनको नमस्कार। देखिए, आज सुबह सुबह सऊदी अरब में जो हवाई उनका सुरक्षा अड्डा है अमेरिका का, वहां पर ऐसे जहाज जो लड़ाकू जहाजों में तेल सप्लाई करते हैं हवा में ही, हवा से हवा में, उन पर हमला हुआ है और 5 जहाजों के में नुकसान होने की बात है। नष्ट नहीं हुए हैं लेकिन उनमें नुकसान हुआ है। उनको मतलब वो इस कंडीशन में नहीं है कि भी उपयोग में तुरंत आ सकें, उनके रिपेयर की जरूरत है। ये खबर आई है आधिकारिक स्रोतों से, जिसको अमेरिका ने स्वीकार किया है। इसके अलावा बगदाद में हमला हुआ है, दुबई में भी हमला हुआ है। बगदाद में अमेरिकन एम्बेसी पर हुआ है, दुबई में बिजनेस इंटरेस्ट जो उन लोगों ने टारगेट किए उस पर हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने बहुत सारी जगहों पर ईरान में हमले किए हैं और उनके अपने दावे हैं, जैसे वो हर बार बताते हैं कि कभी बताते हैं कि 80% हमने कैपेसिटी जो लॉन्चर्स की है वो ख़त्म कर दी है, फैक्ट्रियां ख़त्म कर दी हैं, तेल की सप्लाई रोक दी है। और अभी लास्ट में उनका ये कहना था कि अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं लेकिन हम कर सकते हैं कि हम बिजली के जो इनके वितरण के और बनाने के कारखाने हैं और दूसरी चीज़ें हैं उनको नष्ट कर दें। तो लेकिन अभी हम नागरिक कारणों से ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा इजराइल और अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है। इजराइल से बहुत सारी खबरें चूंकि वहाँ सेंसर की जा रही हैं और वहाँ चूंकि वो छोटा देश है, एरिया बहुत छोटा है, घनी आबादी है और जाहिर है कि वो लेकिन लड़ाई में हरदम रहता है और बहुत आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल करता है। पश्चिम का उसको समर्थन है, तो बहुत सारी जगहों पर जैसे उसमें आरोप है कि उनके सारे नागरिक क्षेत्रों पर, सारे स्कूलों के नीचे, सारे खेलने के मैदानों के नीचे, यहाँ सब जगह उनके हथियार रखने के अड्डे हैं या उनको वो करने के, और उनमें से कई जगह पे हमले की भी सूचनाएं हैं। तो ये सब एक परिस्थिति है हमारे सामने। लेकिन अमेरिका में एक चीज नजर आ रही कि वहाँ के प्रशासन में अब उन लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो इस युद्ध के शुरू में पूरी तरह पक्ष में नहीं थे और जो बीच में ट्रंप साहब को विड्रॉ करने के लिए सलाह दे रहे थे, उन लोगों के स्वर तेज हो रहे हैं। पुराने जो रिटायर्ड जनरल वगैरह हैं जो इराक वॉर वगैरह में रहे हैं, वॉर वेटरन्स हैं, उनमें से कई लोग जो हैं ये समझा रहे हैं प्रशासन को कि अभी भी वक्त है, आप अनाउंस कर दीजिए कि आप जीत गए और आपने लक्ष्य पूरा कर लिया। जैसी भाषा कई बार हम ट्रंप साहब को बीच बीच में बोलते हुए सुनते हैं, लेकिन फिर लगता है वहां 2 ग्रुप उनको समझाते बुझाते हैं। एक ग्रुप उनको ललकारता है कि आप अभी युद्ध में रहेंगे, युद्ध में हैं और उस युद्ध संबंधी बात करिए, और शायद दूसरा ग्रुप उनको समझाता है कि नहीं, ये वक्त है, आप निकल भागिए। तो वो दोनों तरह के उनके बयान पिछले दिनों में हमारे सामने है। जो सूचनाएं हैं उसके अतिरिक्त कि ये कोरिया से और जापान से उन्होंने थार्ड के और पैट्रियट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां लगा रखे थे और जो उनके पास रिसेप्टर्स वगैरह वहां थे, वो सब वहां से उखड़वा रहे हैं। कुछ जगहों पे कोरिया से तो कहा है कि उठ गए हैं और जापान में इस समय वो उठाए जा रहे हैं। यानी वो स्टॉक जो इनके पास गल्फ कंट्रीज में था वो या इजराइल में था, उसमें काफी कमी हो गई है, ये तो नजर आता है। उनके जो उत्पादन के आंकड़े हैं जहां से वो बनवाते हैं वो तो चूंकि पब्लिक नॉलेज में है, उससे पता लगता है कि वो जितना उन्होंने खर्च कर लिया है इस युद्ध में अब तक, उतना उनको बनाने में काफी वक्त लगेगा। कई चीजों में तो साल भर से ज्यादा लगेगा और बहुत सारी चीजों में पूरा साल लग जाएगा जितना उनका खर्च हो चुका है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जैसा किसी को भी नहीं पता, लेकिन लोग अनुमान लगा रहे हैं कि उनके पास अब ज्यादा से ज्यादा 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते इन सुरक्षा प्रणालियों को इस्तेमाल करने भर का वो सब है, तकनीकी सामान है।
जिससे वो इन मिसाइलों या ड्रोन से अपनी फैसिलिटीज की सुरक्षा कर सके। इसमें भी उन्होंने बहुत सारी जगहों पे दुबई वुबई को तो खुला ही छोड़ दिया है ऊपर वाले के भरोसे। इवन वहां अपने नागरिकों तक को कह दिया है कि आप अपनी अपनी व्यवस्था से निकल जाएं वहां से। तो एक तो ये काम इन्वेंट्री का काम जो है उसमें कठिनाई उनको आ रही है, ये समझ में आता है। अब अगर वो ऐसी चीजें सोच रहे हैं जो हम लोग नहीं सोच रहे हैं या हम लोग सोचते नहीं चाहते हैं कि सोचा जाए, वो कोई न्यूक्लियर ऑप्शन या ऐसी कोई चीज सोच रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन अदरवाइज तो जैसा वार ये चल रहा है, मुझे लगता है कि 1 या 2 हफ्ते के बाद न तो आयरन डोम में वो सब बचेंगे रिसेप्टर्स, और न किसी अमेरिकी अड्डे पर रिसेप्टर्स बचेंगे जो इन मिसाइलों की बाढ़ को अभी जैसे वो 70-80%, कई बार 85%, कई बार 90% रोक लेते हैं, तो वो फिर नहीं रोक पाएंगे और ये सब की सब आबादी पर या उन ठिकानों पर गिरेंगी जहां के लिए वो डाली गई हैं। अगर ईरान के पास भी, जैसा ईरान का दावा है, वो कैपेसिटी उस लेवल की बरकरार रहती है, जाहिर है कि ईरान का भी इस बीच काफी नुकसान हो रहा है, तो निश्चित तौर पर भले ही वो अमेरिकी या पश्चिमी दावे के अनुसार उतनी सफलता पश्चिम को न मिली हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि उनको ईरान में कोई सफलता ही नहीं मिली है। भाई जाहिर है कि जब वो खमेनेई साहब को मार सकते हैं और दूसरे जो खमेनेई आए हैं उनको अंडरग्राउंड रहने पर या लीडरशिप को अंडरग्राउंड रहने पर विवश कर सकते हैं, तो उनके भी पास बहुत सारी सामर्थ्य है अभी ईरान में नुकसान करने की। तो और वो चूंकि रोज उनके हवाई हमले जारी ही हैं और काफी, मेरा ख्याल है कि करीब करीब 400 जहाज, लड़ाकू जहाज हर रात या जब भी उनका समय है हमलों का, वो अपना काम कर रहे हैं। और चूंकि एयरफोर्स के लेवल पर ईरान कोई चैलेंज भी नहीं दे रहा है और उनकी जो एयरफोर्स को रोकने के लिए जो उपकरण लगते हैं रक्षा के, वो भी बहुत प्रभावशाली तो नहीं है। तो इस लिहाज से नुकसान तो बहुत सारा ईरान में भी हो ही रहा होगा। अब एग्जैक्टली कितना क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, पहले कौन दम तोड़ेगा जिसे कहा जाए अपने संसाधनों के लेवल पर और साधनों के लेवल पर, ये दुनिया को अभी देखना बाकी है। फिलहाल तो दोनों पक्ष जो हैं अपनी अपनी बातें भी कह रहे हैं, दोनों पक्ष हमले कर रहे हैं, दोनों तरफ नुकसान होने की खबरें हैं और बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जिनसे ऐसा लगता है कि इस युद्ध में जो भी आकलन पश्चिम का या अमेरिका का था या इजराइल का था, वो सही नहीं ठहरा है और ज्यादा कंडीशंस ऐसी हैं, जैसा अब बहुत सारे लोग, दुनिया के जो सैनिक विशेषज्ञ हैं, भारत में भी एक दक्षिणपंथी आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा रहने वाले जनरल बख्शी वगैरह भी यही कह रहे हैं कि इस युद्ध में अमेरिका की हार तय है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली ये लड़ाई है और वो इतने दिनों तक इस लड़ाई में बिना बूट उतारे सस्टेन नहीं कर सकता, और बूट उतारना उसको चुनाव के लिए आत्मघाती होगा, बूट वो उतार नहीं सकता। तो ये परिस्थिति मेरे हिसाब से भी है। बाकी सुनते हैं मित्रों को। शीतल भाई, मैं एक चीज, क्योंकि आपको भी निकलना होगा, आपका अगला शो होगा, मैं एक चीज पूछ लूं। पेंटागन के हवाले से अब ये खबर आ रही है कि पेंटागन इस युद्ध को बहुत महंगा युद्ध मान रहा है और उसका कहना यह है कि अगर आपको ईरान पे, ये पेंटागन का मानना है कि अगर आपको ईरान पे निर्णायक युद्ध लड़ना है और जीतना है तो आपको कम से कम 2 लाख अमेरिकी सैनिक को उनकी धरती पर उतारना होगा, और उसका एस्टिमेट यह है कि कम से कम 15 से 20 हजार अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा, मतलब दर्शकों को भी बता दूं, वियतनाम में 1955 से 1975 के बीच 20 साल अमेरिका जंग लड़ा था, 40,000 सैनिक मारे गए थे और आज तक उसकी जो दुख है या उसका जो वो है, वो आज तक अमेरिका के ऊपर, वहां की जनरेशंस को उसको याद है। और अफगानिस्तान में 2001 से 2021 तक थे, करीब 2,500 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और वहां से अमेरिका को भागना पड़ा था वापस, एक प्रीएम्प्ट करके कि 15 से 20 हजार लोग मरेंगे ही मरेंगे। और ये मैं बात इसलिए भी, शीतल जी आप भी, जो एग्रेशन करता है, जो आक्रमण करता है, हरदम हताहत वो लोग ज्यादा होते हैं, ये बेसिक रूल है किसी भी जगह। तो आपको क्या लगता है कि अब ये निर्णायक दौर आ गया, अगले 2-3 दिन के अंदर युद्ध किस तरफ जा रहा है ये पता लग जाएगा? शीतल जी। देखिए, हमारे पास लिमिटेड सूचनाएं हैं। ये सही है कि जापान से
जो उनके मैरीन्स हैं वहाँ तैनात हैं, करीब हैं तो 30-32 हजार या उससे ज़्यादा है, लेकिन उसमें से काफ़ी लोग वहाँ से शिफ्ट किए गए हैं। अब ये डिटेल्स आ जाएंगे कि वो एग्जैक्टली यहीं लाए गए हैं या कहीं और जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर संभावनाएं हैं कि यहीं लाए जा रहे हैं इसी उसमें, और वहाँ जो इन्होंने शिप वगैरह रख रखे थे उनको भी शिफ्ट किया है। तो दोनों विचार चल रहे हैं, मतलब दोनों तरह की राय है अमेरिकी प्रशासन में, और ट्रम्प के बयानों में दोनों चीज रिफ्लेक्ट होती है। कभी वो कहते हैं हमारा युद्ध का काम खत्म हो गया है, हम जीत चुके हैं, और कभी वो कहते हैं कि हम ऐसा सबक देंगे कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, आज रात हम ये करेंगे और वो करेंगे। तो दो इससे लगता है कि उनके जो इसकी तो वजह है, खैर इसके डिटेल्स भी हैं कि तमाम वेटरन वहाँ के और तमाम उनके एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग दो राय पे हैं। लेकिन एक हॉकिश राय जो है, जो इजरायली आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो कहा जाता है कि उससे मिली हुई है, वो राय जो है ट्रम्प को यहाँ लाई है, इस युद्ध में उसने फंसा लिया है, और वो इसको अभी लिंगर करना चाहती, क्योंकि जो भी वो नतीजे समझती है उसमें से तो कुछ हासिल हुआ नहीं, और जो वहां से फैक्ट्स आ रहे हैं उससे लगता भी नहीं कि उनको वो सब कुछ हासिल होगा। जरूर वो वहां कुछ औरतों, बच्चों और लोगों को मार देंगे, कुछ ज्यादा मार देंगे, 10-20 हजार लोगों को मार सकते हैं, और ज्यादा बिल्डिंगें वगैरह तबाह कर सकते हैं, कल कारखानों पर नुकसान कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो कोई भी वो जीत लेंगे ईरान को, ये तो मतलब कहीं से भी लगता नहीं है, अभी तक तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जलील साहब ने कहा कि, मैंने सिर्फ ये कहा कि जो खमनई साहब हैं अभी जो है, इसकी पहले जो लीडरशिप थी उन्होंने चूंकि वो प्रोटेक्शंस नहीं लिए, अपनी कुर्बानी दी, तो वो आराम से उनको मार लिया। अब जो है लीडरशिप पर्टिकुलरली इनको लेके थोड़ा सा जरूर सावधानी बरती जाती है। यही नहीं, उधर नेतन्याहू भी तो सावधानी ही बरते हुए, वो भी तो गायब हैं 1 हफ्ते से, 2 तारीख के बाद से वो कहाँ पब्लिक में कहीं आए हैं, और एक जगह आए थे वहीं उसके बाद फिर वो भी लगभग छुपे ही हुए हैं। तो जब ऐसा स्थिति है कि दोनों तरफ से हमला हो रहा है, यहाँ से भी लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, वो भी कर रहे हैं, और हेक्सेथ का जो बयान है वो एक्चुअली उकसा रहा है, वो चाहता है कि इसके जवाब में गलती करने लीडरशिप आ जाए और वो फिर उसका वो काम कर सके जो करना चाहते हैं। अभी जो नया डॉक्ट्रिन है इजराइल का, वो डॉक्ट्रिन यही है एक्चुअली, वॉर डॉक्ट्रिन उनके हिसाब से, जिसकी वजह से शायद वो इस लड़ाई में आ भी गए हैं, जिसको जनरल बख्शी आजकल खूब कह रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हम खुफिया एजेंसियों के जरिए और जो डिजिटल सर्वेलेंस है इसके जरिए लीडरशिप को अगर हम टारगेट करके मार दें, क्योंकि हमारे पास प्रिसाइज बॉम्बिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कोई भी देश जो है उसमें एकाएक पैनिक फैल जाएगा, या कोई आर्मी होगी तो उसमें पैनिक फैल जाएगा, और फिर हम जो है जो भी मिलिट्री लक्ष्य हैं, कोई रिजीम चेंज या कोई चीज, तो उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने हिजबुल्लाह पे अभी पिछली लड़ाई जो हुई थी उसमें किया था। हिजबुल्लाह की उन्होंने लीडरशिप को 4 बार उन्होंने अपॉइंट किया, चारों बार उन्होंने मार दिया, और उसके बाद ये स्टेज आ गई थी कि वो किसी को अनाउंस ही नहीं कर पा रहे थे कि किसको करें। लेकिन हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ, हिजबुल्लाह आज भी लड़ रहा है। तो ये चीजें जरूर अफरा तफरी पैदा करती हैं, और किसी हद तक आप कह सकते हैं जो मिलिट्री गोल्स होते हैं उसके लिए कोई एक रास्ता बनाती हैं, लेकिन ईरान उस तरह का नहीं है, ये भी हमें समझना बूझना पड़ेगा। जो भी वहाँ आबिदी साहब ने बताया कि वहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है, उसको अगर आप देखें तो उससे समझ में आता है कि जो भी मंसूबे इधर इजराइल और अमेरिका के हैं, वो सिर्फ इस बात से पूरे नहीं हो जाएंगे कि वो उन्होंने जून में भी लीडरशिप के एक हिस्से को मार ही दिया था, तमाम जनरलों वगैरह को मार दिया था, और उन्होंने इस बार भी मार दिया है एक हद तक, लेकिन उससे वो ईरान नहीं जीत लेंगे। ईरान एक डिफरेंट देश है, हिस्टोरिकल है, और वहाँ की पब्लिक इस लड़ाई को मतलब ऐसे कबूल नहीं कर लेगी कि अमेरिका और इजराइल जीत गए। जरूर अगर उनको वाकई अभी लड़ने की मंशा है उनकी, तो उनको बहुत लंबे समय तक लड़ना होगा, और इसके लिए तैयार रहना होगा। जो पेंटागन कह रहा है, मुझे तो संख्या कम लगती, मुझे लगता है ईरान में उन्हें और ज्यादा खून बहाना पड़ेगा अगर वो ऐसी कोई चीज सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी और बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी।